बनो मय्यर, उनको हम देख रहे थे। और उसका हमने जो बुनियादी ढांचा था वो तैयार किया था। उसके बाद हमने जो बनो बासिया है उनके टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश की थी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो ज़रा मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आप सबको ये जो वाइट बोर्ड है ये सब क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो ठीक हो गया। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बस अपने पास कापियाँ और पेंसिल खोल के रखें। मैं कवर करता जाता हूँ। और ये भी साथ नोट कर लें कि अब से जो है ना, पहले हम पहले गियर में थे, अब से आज से दूसरा गियर लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि पिछले दिन भी कुछ मिस हुए हैं, उनको भी हमने कवर अप करना है। और वैसे भी अभी आप पेस में आ गए हैं, चीज़ों को आप समझ गए हैं। जो बुनियादी ग्लिचेस थे, जूम पे कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो आप थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, फिर आपने उसको कॉप अप करना है। ठीक हो गया जी। तो अब बनो बासिया के बाद जो है ना, जो जो बुनियादी एम्पायर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, ये कुछ छोटी छोटी एम्पायर्स हैं। इनका बुनियादी तारुफ मैं आपको करा देता हूँ। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इनका आपको तारुफ होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बनो मैया है, जो बनो मैया है वो 661 से शुरू हुई और 750 पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये बनो मैया के लिए है। इसके बाद जो अब्बासिद पीरियड है वो 750 से शुरू होता है और 1258 तक रहता है। ये अब्बासिया का जो टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब इसके दरमियान में, इस टाइम फ्रेम में कुछ छोटी छोटी एम्पायर्स कायम होती हैं, जो कि बरसगीर में भी कुछ होती हैं, कुछ सऊदी अरब के इलाके के उसके साथ साथ होती हैं, ईरान के साथ होती हैं। तो बुनियादी उनका बुनियादी तारुफ जस्ट आपको पता हो, बस ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं देखनी। उसमें एक है जो एम्पायर है या डायनेस्टी कहें। अब आप ये पूछेंगे कि एम्पायर और डायनेस्टी में क्या फ़र्क है, तो याद रखिएगा एम्पायर क्या होती है कि एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, कितने भी आज के कंट्रीज हैं, पहले ये कंट्री नहीं होते थे, पहले ये एक इलाके होते थे। इन इलाकों को कंट्रोल करके अगर इसका कोई एक रूलर इस पे इलाके पे एक ही इसका रूलर बन जाए और तमाम लोग उसको उसको अपना जो रूलर है वो एडमिट कर लें, मान लें कि यही हमारा बादशाह है या यही हमारा जो है ना वो मुहाफिज है, तो इसको हम कहते हैं एम्पायर। ठीक हो गया, एक शख्स बन जाए। अब अगर वो शख्स मर जाता है या कत्ल हो जाता है तो उसका बेटा या बेटी उस पावर को एंजॉय कर लेते हैं, वो उसकी जगह पे आ जाते हैं, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो एक खानदान रूलर्स का अगर उसी इलाके पे काबिज हो तो वो एम्पायर किस में कन्वर्ट हो जाती है? डायनेस्टी में। ठीक है, डायनेस्टी, डायनेस्टी ये चीज होती है। तो ये एम्पायर ही है असल में, और एम्पायर की एक्सटेंडेड वर्जन कह लें। तो इसमें जो एम्पायर है वो एक डिफरेंट किस्म की, हम उसको जरा देखते हैं। तो उसमें एक है सल्जोक डायनेस्टी। सल्जोक डायनेस्टी, सल्जोक डायनेस्टी ये जो है ना, टर्किश लोग थे। आज का जो तुर्की है, उधर तुर्की तुर्की और तुर्की के साथ के जो कुछ इलाके हैं, ठीक है, तो उन उन पे ये मुश्तमिल थी। टर्किश पीपल थे और ये ज़्यादातर तुर्की में ही बेस्ड थी। तो अगर आप तुर्की का मैप देखें ना, तो ये जो तुर्की है ना, ये फिर अब वही बातों से बातें आ जाती हैं, फिर मैं बताता जाता हूँ ताकि ये MCQ से हवाले से आपको पता हो। तुर्की जो है ना, ये ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो कि एक से ज्यादा कंट्री कंटिनेंट्स में हो। तुर्की जो है ना, ये एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। ठीक है। तो तुर्की का अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसका मैप में भी देखेंगे। तो आप अभी ये ध्यान में रखें कि जो तुर्की है ना, ये इस आज के तुर्की में ये आबाद थे लोग। ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी, ये 1037 से स्टार्ट हुई और 1194 तक रही है ये। ठीक है। और ये तुर्की के इर्द गिर्द थी। और इसको जो इसके जो फाउंडर थे, उसका नाम है चोरी बेग। चोरी बेग इसके फाउंडर हैं। उसके बाद फिर इनके ये मर जाते हैं, इसके बाद इनके जो बेटे हैं वो इसको टेक ओवर कर लेते हैं और वो इसको मैनेज करते रहते हैं। तो ये सल्जोक डायनेस्टी है।
ठीक है। और इनकी ये इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि ये मुस्लिम डायनेस्टी है। इसके जो रूलर थे, ये चुगली बेग हैं, जितने भी बेग आते हैं वो मुस्लिम थे। और इनके पास एक लिमिटेड किस्म का एरिया था, बस आपको इतना ही पता हो, ज्यादा ना पता हो। इसके बाद एक और डायनेस्टी इसी टाइम फ्रेम में होती है, उसको हम कहते हैं फात फातिमाद फातिमाइद डायनेस्टी। फातिमा जिस तरह ना हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला उनके नाम से है। फातिमिद फातिमिद भी इसको कहते हैं, फातिमिद डायनेस्टी। फातिमिद डायनेस्टी जो है ना, ये 909 से लेकर 1171 तक रहती है। डेट्स जरूरी नहीं है, आपको बताना ये जरूरी है कि किस टाइम फ्रेम की है। फातिमा यानी कि हजरत, ये हजरत इस्लाम के बाद की हैं। और ये इनके जो फाउंडर होते हैं वो कहते हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि आप सल्लम की बेटी हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हैं, उनके हम डिसेंडेंट्स हैं, हम उनके अबो अजदाद में से हैं, उन्हीं की नस्ल में से हैं। ठीक है। तो ये किस में कायम होती है, ये नॉर्थ अफ्रीका में कायम होती है। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका जिसमें अगर आप कंट्री देखें, इजिप्ट है, अल्जेरिया है, लीबिया है, ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इस्लाम फैला, तो ये उस इलाके में ज़्यादातर इनका होल्ड होता है। ठीक है। और ये ज़्यादातर जो शिया शिया फिका है, ये उनके मानने वाले लोग थे। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि शिया, ये जो फिका है ये कैसे बना, ये इस्लामिक स्टडीज का टॉपिक है। आप इतना ही याद रखें कि ये शिया फिका को थे। ठीक हो गया। इन इनकी इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इन्होंने जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इनके दौर में होती हैं। उसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि ये एक मस्जिद बनाते हैं जिसका नाम है अल अजहर मस्जिद। अल अजहर मस्जिद ये जो है ना कायरो, कायरो में ये बनाते हैं अल अजहर मस्जिद। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो दूसरा है इसमें, इनकी जो डेवलपमेंट है, ये दूसरा इनका जो काम करते हैं, ये कायरो आपको पता होना चाहिए, ये कैपिटल है इजिप्ट का। कायरा जो है ना इजिप्ट का कैपिटल है, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, इसका कैपिटल है। अल अजहर मस्जिद इनके दौर में बनती है। इसके अलावा अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये बड़ी एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिक जो दुनिया है उसकी पहली यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है। और दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हवाले से भी इनको तारीखी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शुमार किया जाता है। अल अजहर यूनिवर्सिटी ये भी कायरो के अंदर इसी टाइम फ्रेम में बनती है, और ये भी मिस्र में है। ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एक और मस्जिद भी है, उसका नाम है अल हाकिम मस्जिद। अल हाकिम मस्जिद ये भी इन्हीं के ये जो टाइम फ्रेम है इसी के अंदर ये बनती है। तो इसके हवाले से आपको इतना ही पता होना चाहिए कि फातिमा डायनेस्टी थी 9 से 1171 तक रही, नॉर्थ अफ्रीका बेस थी। और ये अपने आप को हजरत जो फातिमा है उनके उन्हीं की लाइन में, उन्हीं के शजरे में से अपने आप को काउंट करते हैं। ये शिया फिका के हैं। अल अजहर मस्जिद, अल अजहर मस्जिद जो है, उसके अलावा अल अजहर यूनिवर्सिटी, अल अजहर यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो कि कायरो में बेस्ड हैं, ये उनके दौर में बनी। अल हाकिम मसद उनके दौर में बनी। बस यही आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब एक और जो डायनेस्टी, इन इनको उस वक्त जो है ना, ये इन डायनेस्टी को सुपरसीड किया एक और डायनेस्टी ने, इनको शिकस्त दी। वो उसको हम देखते हैं। इस डायनेस्टी को जो सुपरसीड करने वाली डायनेस्टी है उसको हम कहते हैं अयूबियद डायनेस्टी। अयूबियद डायनेस्टी, अयूबी डायनेस्टी नाम से जा रहे अयूबी से। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अयूबिद डायनेस्टी। इसमें उर्दू के नाम है ना ये, तो उसमें अंग्रेजी में फिर ऐसे ही है। तो इनको, इसको नाम से ज़ाहिर है अयूबी कोई होगा। तो अयूबी, इनको जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिनका आपने नाम सुन रखा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, उन्होंने इसको फाउंड किया। और ये जो डायनेस्टी थी इससे पहले वाली फातिमाद डायनेस्टी, उनको इन्होंने शिकस्त दी और ये को टेक ओवर किया। अब आप कहेंगे कि वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम है लेकिन ये सुन्नी मुस्लिम है, वो शिया मुस्लिम थी। तो इनके आपस में इशू से उस डायनेस्टी, इन्होंने फिर उनको टेक ओवर किया। और वो जो इलाका था उनका, जो कि पहले नॉर्थ अफ्रीका बेस था, अब उसको थोड़ा सा मजीद ये एक्सपैंड करते हैं। उसको तुर्की भी उसमें शामिल हो जाता है, उसके अलावा इराक जो है ना वो भी उसमें शामिल हो जाता है, हिजाज, ये सारे जो है ना ये इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस डायनेस्टी में, अयूबी डायनेस्टी। और ये जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फातिमा डायनेस्टी है वो 1171 में ख़त्म होती है। तो 1171 में जैसे ख़त्म होती है, तो ये क्योंकि उसको टेक ओवर करते हैं, तो ये 1171 में शुरू होती है और ये 1260 तक रहती है। ठीक है। और इसके फाउंडर मैंने आपको बता दिए,
वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं। और इनका जो नाम है वो सलेबी जंगों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सलेबी जंगें क्या हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक नेक्स्ट जो है ना वो आपको बता देता हूँ। कि सलेबी जंगें जो है ना ये आप याद रखिएगा, ये इसको अंग्रेजी में क्रूसेडाइज कहते हैं। ठीक हो गया। बल्कि क्रूसेड्स लिखते हैं, क्रूसेड्स इसको कहते हैं, सलेबी जंगें। ये होता ये है कि सुल्तान सलाउद्दीन, ये आपको बता दिया कि ये तुर्की और हिजाज और इस पे ये कायम होती है। और इसके अलावा जो इलाका है ये वाला, जो आज का इसराइल है या इसको फलस्तीन कहें, उस पे भी इनका होल्ड होता है। और होता यह है कि फिर क्योंकि इस पे होल्ड होता है, अब जो पूरा यूरोप होता है ना, ये आप याद रखिएगा, जो फलस्तीन की जो जमीन है, ठीक है, जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। और सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ये इस्लाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये क्रिश्चियनिटी जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये ज्यूस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी वजह से जो फलस्तीन है इसको लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। यानी कि पैगंबरों की जमीन भी इसे कहते हैं। ये तीनों की जो मज़ाहिब हैं, इनकी जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है। इस्लाम की तो इसमें से नहीं हुई, लेकिन इस्लाम का चूंकि किबला अव्वल था बैतुल मुकद्दस, इस वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी क्रिश्चियनिटी के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यूस के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसका फायदेमंद भी रही है और इसका नुकसानदेह भी रही है। नुकसानदेह इस हवाले से कि ये डिस्प्यूटेड फिर रही है, इस्लामी जो मुसलमान हैं उनके दरमियान में, ईसाइयों के दरमियान में और यहूदियों के दरमियान भी डिस्प्यूटेड भी रही है। और हर कोई इसको कवर करने की कोशिश करता है। और हम इस्लामियात की इसमें पढ़ेंगे कि ये जो बैतुल मुकद्दस है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बैतुल मुकद्दस थी या बैतुल जो फ़लस्तीन था, उस पे उस पे जो है ना इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। और ये उनके दौर में फतह हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आप देख रहे हैं ना कि 632 से लेकर 661 तक ये खिलाफत का पीरियड है। तो इसके दरमियान में इनका टाइम था ना। तो मतलब कि आप कह लें ऑन एवरेज अगर 445 में ये अगर फतह हुई है, तो 445 से लेकर आप ये देख लें कि यूबीएत का कौन सा टाइम है, ये 1200 तक ये मुसलमानों के कब्जे में रही, मुसलमान ही से थे। अब इसमें जब मुसलमानों के कब्जे में थी ये, तो इसमें जो यूरोप था, यूरोप में उस वक्त जो है ना, ये बात हो रही है 1180 की। उस वक्त यूरोप पे जो होल्ड था वो क्रिश्चियनिटी का था, यानी ईसाइयों का था। तो ईसाइयों ने क्या कहा, लाजिम बात है कि वो चाहते थे कि इस पे हम कब्जा करें, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने पहले भी कोशिश की। और ख़ास तौर पे जो बड़ी उन्होंने कोशिश की वो ये जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं उनके टाइम फ्रेम में की है। ठीक हो गया। और ये पहली जो उन्होंने कोशिश की है वो ये इनके टाइम में भी हुई है, इससे पहले भी वो कोशिश कर चुके थे। इनके बाद में भी इनकी रिटेलिएशन थी, लेकिन पहला जो उनका मार्का था जो उन्होंने कोशिश की थी, वो 1095 से 1099, 1099 में इन्होंने पहली कोशिश की है। अब ये हजरत इसके जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने, इनसे पहले की बात है, ये उनकी अटेम्प्ट की मैं बता रहा हूँ वो। तो इस टाइम उन्होंने पहली कोशिश की, और ये जो किबले अव्वल था या जो बैतुल मुकद्दस थी, ये उन क्रिश्चियंस ने मुसलमानों से छीन ली। ठीक है। तो इसको स्लेबी जो जंग, पहली जंग है ना, स्लेबी जंग उसको ये कहते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो स्लेबी जंग का मतलब क्या है, कि ये क्रिश्चियंस की जंग थी, मुसलमानों के खिलाफ थी। किसको ऑक्युपाई करने के लिए? बैतुल मुकद्दस को ऑक्युपाई करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पहली जंग 1095 से 1099 तक के दरमियान में हुई। और इन्होंने उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं थे उस वक्त, लेकिन जो भी यहाँ पे मुस्लिम रूलर थे उनसे इन्होंने ये छीन ली। अब उसके बाद जो दूसरी जंग है वो होती है फिर बाद में। और वो उनके बारे में वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से पहले की होती है। उसमें भी कोई खातर खा को डेवलपमेंट नहीं होती ना, उसमें क्या होता है कि वो जो कब्जा है वो उनका कायम रहता है, और ना मुसलमान उस कब्जे को नहीं छुड़ा सकते। जो तीसरी जंग है, वो जो तीसरी स्लेबी जंग है, उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है ना वो यलगार करते हैं इन पे क्रिश्चियंस की उस वक्त
होती है, इनका कब्जा होता है। और 1187 के अंदर जो ये होता है, बैतुल मुकद्दस होती है, जो यरूशलेम है जो इलाका, उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसको ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करा लेते हैं और उस पर टेक ओवर कर लेते हैं दोबारा से। तो पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको फतह किया था, उसके बाद से फिर दोबारा से इन्होंने उस पर टेक ओवर कर लिया और कब्जा रहा, और उस पर कवर कर लिया, अपनी तहवील में ले लिया मुसलमानों ने। अब ये जो कब्जा 1187 में लिया ना, अब ये आगे तक रहता है। ये आप देख लें, 1200, 1300, 1400, 1500, 16, 17, 18 तब तक रहता है। ये 1948 तक ये मुसलमानों के कब्जे में रहती है। फिर 1948 में जब इसराइल एक अलग मुल्क बनता है, और उस वक्त भी मुसलमानों के पास रहती है। और फिर 1967 के अंदर, 1967 के अंदर फिर क्या होता है कि एक जंग होती है इसराइल की फ़लस्तीन के साथ। उसमें ये इस इलाके पे दोबारा जो है ना, वो जो इसराइल होते हैं यानी ज्यूज होते हैं, ज्यूज वो मुसलमानों से वो दोबारा हथियार लेते हैं बैतुल मुकद्दस। तो 1967 से लेकर आज तक जो है ना, ये किसके कब्जे में है? आज तक ये किसके पास? ये इसराइल के कब्जे में, यानी कि ज्यूज के कब्जे में है दोबारा से। तो अब भी इस हवाले से बातें होती हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कोई हमें चाहिए, कब आएगा वो, ऐसा कोई रूलर कब आएगा कि हम दोबारा से वो कब्जा अपना मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो ये अब देख लें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ने टेक ओवर किया सबसे पहले पहले, उसके बाद फिर उन्होंने हमसे छीन ली। ठीक है, पहली क्रूसेड में। फिर तीसरी क्रूसेड में 1187 में फिर मुसलमानों के हाथ में आ गई, और मुसलमानों के हाथ में काफी अरसा रही। फिर 1967 में दोबारा उनके पास चली गई। और अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुसलमानों को इत्तेफाक दे, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि हम दोबारा उसको ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है। तो उसकी इस वजह से बता दिया कि ये और ये जो जितने भी इस हवाले से मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान इस प्लेस को लेकर के जो जंगें हुई हैं, उनको सलीबी जंगें कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बुनियादी जो इस्लामी जंगों की तारीख है, ये आपको पता चल गई। तो ये इसमें साथ अयूबी डायनेस्टी जो है ना, वो भी पता चल गया आपको, कि जो कि 1171 से लेकर 1267 जो है ना तकरीबन इसमें काबिज रही है। हाँ जी, अब आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लियर हुई है? नहीं, अल्तोरल नहीं फतह किया था। देखे ना, मैंने सिदरा आपको बताया कि आप दूसरा कह रहे हैं। असल में काफी सारी चीजें हैं ना। अब बताएं, जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ जी, बाकी समझ में आई है सबको? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे चले वो इस तरह किया करें ना, कि जो आप पॉइंट नहीं लिख सकते ना, उसको छोड़ दिया करें, आगे चले जाया करें, फिर आप मुझसे पूछ लें कि सर उस टाइम में क्या बात हुई थी। स्पीड लगानी पड़ेगी, ये बात तो है। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं ना कहाँ पे इशू है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर ये आपने बताया कि 1967 में जो इसराइल और फलस्तीन की आपस में हुई है, फिर उन्होंने छीन ली फिर बैतुल मुकद्दस हमसे, तो 1967 से लेके अब तक ये क्या उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है, बिल्कुल। तो मैं भी कह रहा था ना कि हम इसराइल किस, इसराइल के पास है? हाँ जी, इसराइल के पास। अभी देखा नहीं है वो जो आप फलस्तीन की सुनते हैं, मस्जिद अक्सा में फायरिंग हुई, और उनके अंदर बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों को नहीं जाने दे रहे, ये सारी बातें सुनते नहीं आप खबरों में? इस वजह से वो उनके कब्जे में नबी। ये लास्ट टाइम तो सर ये उर्दन के पास थी, जेरूशलम शहर सर। जी 96 सर 1967 तक तो ये शहर उर्दन के पास था सर। जी, देखे ना, मतलब उर्दन के पास थी या सीरिया के पास ही। मेरा कहने का मतलब है मुसलमानों के कंट्रोल में थी। उर्दन भी तो मुस्लिम कंट्री है ना, वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मुस्लिम थी। हाँ जी। अच्छा, मैं दोबारा से आपको ये क्रूसेड बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है। और बाकी आपकी जो है ना स्पीडें लगानी है इसी तरह। मैं दोबारा बता दूँ। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो वो नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी। अब ये जो मुझे चले वो तो मैं क्रूसेड्स आपको दोबारा बता देता हूँ। मुझे आप ये बता दें कि जो मैंने आपको डायनेस्टीज बताई हैं बुनियादी तौर पे, जो पहले से बताई हैं आपको,
जो सल्जोग डायनेस्टी है, फातिमिद डायनेस्टी है, अयूबिद डायनेस्टी है, इसकी आपको समझ में आ गई इस बातों की? मैं क्रूसेड दोबारा बता देता हूँ। ये मुझे क्लियर कर देना, फिर मैं क्रूसेड पे आता हूँ। वो क्लियर है ना सबको? सर 1957 में जो यौम किप्पूर वार हुई थी उसी में ये फिर उनके कब्जे में चली गई। जी क्या कहते हैं आप? 1967 में जो किप्पूर वार हुई थी उसी में ये फिर उनके कब्जे में चली गई थी। नहीं, 67 जी में कोल्ड वार नहीं हुई। ये 6 डे उसको वार कहते हैं। वही हुई सर फिर से। जी जी, उसको ये 1967 में 6 डे वार है, उनके कब्जे में चली गई। पहले भी आप कह सकते हैं कि उनके उस काफी हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन फॉर्मली 1967 के बाद जो है ना, ये अभी उनके कब्जे में है। ठीक हो गया ना? बाकी क्लियर है? ठीक है, मैं आपको दोबारा से क्रूसेड बता देता हूँ। अब जिनका कोई अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो उसको नोट कर लेगा, ठीक है? अच्छा जी, क्रूसेड्स क्या है जी? क्रूसेड्स सलेबी जंगें हैं। सलेबी जंगों का मतलब ये है कि जो कि क्रिश्चियंस की मुसलमानों के खिलाफ जंगें हुई हैं, किस मकसद के लिए हुई हैं? बैतुल मुकद्दस, जिसको किबला अवल कहते हैं, हमारा जो पहला किबला था वो बैतुल मुकद्दस था, और उसकी तरफ मुंह करके जनाब मुसलमान नमाज पढ़ते थे। और ये गलबन 1 या 2 हिजरी को वही नाजिल होती है आप वसल्लम पे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब आप किबला जो है ना वो बदल दीजिए। और जिस मस्जिद के अंदर ये उनको वही आती है, उसको मस्जिद का नाम भी है। उसको मस्जिद को मस्जिद जू किबलतैन के नाम से है। किबलतैन, अभी इसको ठीक हो गया? उसका मस्जिद का नाम है मस्जिद जू किबलतैन, जिसके अंदर उनको अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, ताकीद करते हैं आप वसल्लम की ज़ात को कि आप अपना किबला बदल लीजिए और बैतुल मुकद्दस से फिर खाना काबा की तरफ मुँह कीजिए। ठीक हो गया? ये पहली या दूसरी हिजरी को ये हुआ था। गलबन हिजरत के 12 माह के बाद है, ये 16 माह के बाद है, ठीक है? ये इस्लामिक स्टडीज में हम देख लेंगे। तो ये जो बैतुल मुकद्दस है, ये जो मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद अक्सा है, ये आज की जो है ना, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखें ना, मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप खोलता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। ये मैं अगर आपको बताने में कामयाब हो जाऊं, एक मिनट, मैं जरा ये अपना ना माइप आपके सामने मैप खोल लूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं कि आपको ये आपके सामने मैप शो हो रहा है? ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये है आपका प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, ये भारत है, ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये तो ठीक है, ये टर्की है, ठीक है, ये टर्की है। अभी जो बात हो रही थी, मैंने कहा था ना, ये यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी, इसकी वजह से इसको ट्रांस कंटिनेंटल कहते हैं। अब इसके बाद ये जो कंट्री है ना, मजीद मैं आगे इसको लेके जाता हूँ, ये इराक है, ये सीरिया है, ये लबनान है, ये इसराइल, ये देख रहे हैं ये कंट्री, ये जहाँ पे इसराइल लिखा हुआ है, इसराइल के साथ ही छोटा सा ये जो इसराइल और ये सारी जगह है ना, इसराइल के साथ छोटा सा जगह है फलस्तीन। पहले ये फलस्तीन ही होता था, इसराइल नहीं था। इसराइल तो 1948 के बाद जो है ना, ये इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे बना और क्यों बनाया गया सारा कुछ। तो ये जो खिता है यहाँ पे था, ये बैतुल मुकद्दस। ठीक हो गया? अब आप ये देखें, ये खिता एशिया के भी करीब है, यानी कि ये सऊदी अरब के कितना करीब है, मुसलमानों के कितना करीब है, और ये यूरोप के भी करीब है। तो यूरोप में ज्यादातर उस वक्त क्या थे, क्रिश्चियन से। और क्रिश्चियन चाहते थे कि इस जो प्लेस है ना, ये चूंकि क्रिश्चियंस के लिए ये बड़ा ये सेक्रेड प्लेस है, तो वो इसको ऑक्युपाई करें। और मुसलमान चाहते थे हम उसको ऑक्युपाई करें। ठीक हो गया? तो ये आपको बता दिया। फिर जब इस्लाम आया, तो इस्लाम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में, अब ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद ये इराक, सीरिया, ये इजिप्ट, लीबिया, अल्जेरिया, मोरक्को, ये तमाम ये जो कंट्रीज हैं ना, ये उस वक्त की, इस पे इस्लाम फैल गया। फिर सूडान, चार्ट, इसमें बाद में इनमें फैल गया, स्पेन में भी सारा, ये हमने पढ़ा था। अब इस पे ये उनके दौर में फतुहात में ये शामिल हो गया, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में इस पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कब की बात है? ये 600
45-46 की बात है, ये इस्लामिक स्टडीज में हम देख लेंगे इसकी एग्जैक्ट ईयर कौन सा है। अब जब इस मुसलमानों, उसके बाद मुसलमानों के कब्जे में ये रहा। अब मुसलमानों के कब्जे में रहा, और जो फिर ये जो क्रिश्चियन थे, इन्होंने कोशिश तो करते रहे कि इस पे कब्जा करें, लेकिन ये शुरू से ही, जब से इस्लाम आया, तो ये जो खित्ता है ना, ये इस्लाम में ही रहा है, और इस पे इस्लामिक डायनेस्टीज मुख्तलिफ फॉर्म में रूल करती रही हैं। ठीक हो गया। और इस पे रूल रहा है। अब उन्होंने कोशिश की, और इसके लिए जो उन्होंने जो पहली जब आपको बताया कि जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं, उनसे पहले की बात है। उनसे पहले क्या होता है कि जो ये आपको बात बता दी मैंने कि 1095 से लेकर 1099 तक ये एक जंग लड़ी जाती है। और ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये कोशिश करते हैं, उस वक्त यहाँ पे जो भी रूलर था, लेकिन मुस्लिम था, ये पूरी कोशिश करते हैं कि इसको कवर करें। और ये तमाम जो क्रिश्चियंस हैं, ये सारे मिल जाते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि नहीं, ये हमने कब्जा छुड़वाना है। और ये मतलब है कि यलगार करते हैं। यलगार का मतलब ये था कि खुद ये आगे अटैक करते हैं, यहाँ अटैक करते हैं। और इस टाइम में क्या करते हैं, ये जो मुसलमान है ना, उनसे ये छीन लेते हैं। ठीक है। तो सलेबी जंग, ये जंग है, सलेबी जंग है, जो कि क्रिश्चियंस ने इस एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ी। ये पहली सलेबी जंग थी जिसमें उन्होंने जनाब छीन लिया। फिर क्या होता है कि मुसलमान यहाँ पे कोशिश करते हैं, इस पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं छुड़ा सकते। दूसरी जंग बेनतीजा, यानी कि मुसलमान ही नाकाम हो जाते हैं। फिर तीसरी जंग, जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो है ना, वो मैं आपको बता दिया कि वो जो उस वक्त के जो तुर्की है, यानी कि ये तुर्की इसमें होते हैं, तुर्की के साथ उनका जो दूसरा इराक, इन पे सीरिया, इस सारे इलाके में उनकी होती है। अब जो कि करीब होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि हम जनाब इनका ना कब्जा छुड़वा दें। तो ये तीसरी जो सलीबी जंग है, और उसमें जनाब 1187 में, 1187 सी के अंदर ये क्या होते हैं कि इस बैतुल मुकद्दस, या ये जो खित्ता है, इसमें ये मुसलमानों को दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये कामयाब हो गए, दोबारा मुसलमानों के पास आ गई ये बैतुल मुकद्दस। उसके बाद से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तो बाद में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर 1187 से लेकर के आज 1200 आ जाता है, 1300, 1400, 1500, 16, 17, 18, 1900, 1900 तक ये मुसलमानों के कब्जे में रहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर 1948 के बाद यहाँ पे इसराइल जो है ना, इसराइल कोई कंट्री पहले नहीं होता, बाद में यहाँ पे एक प्लान तरीके से यहूदियों को यहाँ पे बसाया जाता है। वो पूरी तारीख है, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 होती है, हॉलोकॉस्ट होती है, यहूदियों को मारा जाता है, फिर यहूदी एक जगह बसने लग जाते हैं, फिर एक जियोनिस्ट आइडिया है, उस बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो वो मकसद ये है कि वो फिर इसराइल आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है, और एक टाइम आता है कि वो कहता है कि ये मेरा मुल्क है, फलस्तीनियों को निकालने की कोशिश करता है। फिर उनकी आपस में एक जंग होती है, जो कि 1967 में होती है। ठीक है। उसमें जो फलस्तीन है, उसके साथ फलस्तीन के साथ ये तमाम जो अरब ममालिक हैं, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये सारे खड़े होते हैं, इकट्ठे मिल की कोशिश करते हैं 1967 में। 6 डे वार है। लेकिन वो क्या होता है, वो दोबारा से जो है ना, इसराइल इस पे कब्जा कर लेता है। और उस कब्जे से लेकर आज तक जो है ना, ये बैतुल मुकद्दस ये यहूदियों के कब्जे में है, और मुसलमानों के कब्जे में नहीं है। अब भी वहाँ पे मस्जिद भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी जो इंतज़ामिया है वो यहूदी है। और आज जो है ना, उन पे अक्सर ये आपने देखा होगा कि कभी कभी मस्जिद के अंदर भी फायरिंग हो जाती है, इस तरह के मामला हो जाते हैं। और उस वजह से है कि वो उनके कब्जे में है। और हम अभी भी इस पे बात करते हैं कि कोई आएगा मुस्लिम दुनिया में, कौन आएगा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा कोई शख्स, जो कि इस इलाके को इस पे कब्जा करेगा, और मुसलमानों को वो जो बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल है, वो मुसलमानों के कंट्रोल में होगा। आप खुद देखें ना, ये तमाम ये इस्लामिक कंट्रीज है ना, ईरान, इराक, सीरिया, हम चारों तरफ से मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन छोटा सा इलाका है, छोटा सा बिंदु सा मुल्क है। ठीक है। और जो इसराइल है, वो काबिज होके बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये एक बात है। अब ये बात आपको, अब मुझे जरा बताइएगा, अब आपको ये क्लियर हुआ है? हाँ, अब सलेबी जंगें तो हो गई है ना क्लियर? हाँ जी, सिदरा बताएं, जिनको नहीं लिखा था, अब लिख लिया सिदरा आपने? ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये अजूबी डायनेस्टी है। ठीक है।
और मैं आपको दोबारा भी यही कहूंगा कि थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, आपने इसको कॉप अप करना है और स्पीड ज़्यादा लगानी है, लिखने की प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस मेरे ख्याल में कम है, ठीक है। और ये जितना तेजी से लिखेंगे फिर चीज़ें क्योंकि रिपीट कर रहे थे फिर हमारा फिर टाइम काफ़ी सारा उसमें लग जाता है। तो क्रूसेड हो गई, तो ये फातमीद जो है ना डायनेस्टी उस वक्त पे रही है। उसके बाद उस टाइम में एक और जो डायनेस्टी है वो हम उसको जरा देख लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ। अच्छा जी। अब उस वक्त एक और डायनेस्टी जो रहती है वहां पे, उसको हम कहते हैं खिलाफत उस्मानिया। ये जो तुर्की है, तुर्की और इसके साथ की जो तुर्की की तारीख है, इसके साथ के जितने भी ममालिक हैं, उसमें जनाब एक उस्मान नामी रूलर होते हैं, उस्मान नामी, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक डायनेस्टी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं खिलाफत है। और वो कहते हैं कि जनाब वो मैं खलीफा हूँ, और वो जो खिलाफत राशिदा है, ठीक है, उस तरह की रिजेम्बलेंस पे एक खिलाफत कायम करते हैं जिसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, ठीक है। और ये 1299 में कायम करते हैं और ये 1923 तक जनाब खिलाफत रहती है, ठीक है। इसी खिलाफत के बारे में जो अल तुगरल, जो एक ड्रामा है ना, अल तुगरल, वो इन्हीं की, तो ये खिलाफत उस्मानिया के जो जो भी रूलर्स थे उनके बाद कैसे कैसे इनकी लड़ाई होती है, कौन कौन से इलाके फतह करते हैं, कैसे फतह करते हैं, तो उसमें उसने हिस्ट्री कवर की है। वहां तो ड्रामाई अंदाज में पेश की गई, उसमें काफी सारे मिर्च मिसाले भी डाले हैं, ठीक है। जिस तरह नसीम मिजाजी के अगर किसी ने आपके पढ़े हों तारीख के हवाले से मजमून, तो उन्होंने लगाए होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी शामिल किए हैं और उनको बड़ा फैसिनेट करके पेश किया है। तो ये खैर उसकी तारीख है। तो ये उस वक्त की एक बड़ी इस्लामिक जो डायनेस्टी है वो रही है, जो कि 1299 से लेकर 1923 तक रही है। हाँ जी, खाक और खून है, इसके अलावा जो है ना दास्तान ईमान फरोशों की, इस तरह की काफ़ी सारी हैं। इसकी मोहम्मद बिन कासिम का बारे में भी हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी मिर्च मिसालें, तो मिर्च मिसालें इन्होंने भी लगाई क्योंकि तारीख इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसमें फिर मिर्च मिसालें जब लगा लें तो फिर वो ज़रा ज़्यादा इंजॉय इंजॉयबल ही हो जाती है। तो उन्होंने भी इसमें शामिल किया है और अपनी अपना वो कैरिज्मा बताया। लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि एक जो इस्लामिक सुपीरियरिटी है या इस्लामिक सेंस है वो थोड़ी सी प्रिवेल हुई है, और वहाँ पे पता चल रहा है हमें भी कि मुसलमान भी तारीख में कोई एक अहम जो है ना वो स्टेक होल्डर रहे हैं। आज तो हम डाउन एंड आउट है हर वजह से, लेकिन तारीख में हम रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया ये 1912 से लेकर 99 से 1923 तक रहती है। अब इसमें इसको उस्मान जो है ना इसकी बुनियाद रखते हैं, तुर्की में शुरू होती है और काफी इलाके इसके बाद फतह कर लेते हैं। इसके बाद जनाब ये इनका जो इनके दौर में एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, एक मॉस्क बनती है जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, ब्लू मॉस्क, ब्लू मॉस्क, ठीक है, नीले रंग की मस्जिद है। इसका दूसरा नाम सुल्तान अहमद मॉस्क है, सुल्तान अहमद जो मॉस्क इसका नाम है, ठीक है, सुल्तान अहमद मस्जिद। ये सुल्तान अहमद उस वक्त के कोई उस्मानिया खिलाफत के कोई रूलर होते हैं, उनके नाम से है, उसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। ये पेपर में सवाल अक्सर आ जाता है। तो ये उन्हीं टाइम में ये मस्जिद बनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब एक इलाका है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये लिटरेचर के लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा। इस पे किसी वक्त पे रोमन एम्पायर जनाब उसने रूल किया होता है, रोमन, ठीक, कॉन्स्टेंटिनोपल उनका एक रूलर होता है, उसने इस पे रूल किया होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल ये तुर्की के अंदर है, तुर्की के अंदर एक जगह है। तो इसका वो क्या करता है, इस इलाके पे ये मॉस्क प्लेस ये उसी के अंदर है, टर्की के अंदर है। अच्छा, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये इस पे कब्जा कर लेते हैं और उसका फिर उसका नाम तब्दील कर लेते हैं और उसका नाम ये रखते हैं, इस्लामिक नाम रखते हैं इस्तंबुल, इस्तंबुल। और आज भी ये इस्तंबुल जो है ना ये तुर्की में है, और ये है, ठीक हो गया। सिटी नहीं पता, ये आप सर्च कर लें। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसको नाम रख देते हैं इस्तांबुल। आज भी तुर्की में इस्तांबुल के नाम से, इस्तांबुल ये वही है जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, और इस पे जनाब कॉन्स्टेंटिनोपल नामी रोमन एम्पायर के तौर में एक रूलर जो है ना वो उसने अपने नाम से रखा था कब्जा करके, और इन्होंने जब नाम रख के इन्होंने अपने हिसाब से इस्तांबुल कोई नाम होगा उसके रेफरेंस से रख लिया। बस इस खिलाफत उस्मानिया के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मुझे बता दें यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गई है। तो ये छोटी मोटी कुछ डायनेस्टीज थी जो कि एग्जाम के हवाले से आपको जरूरी हैं,
बतानी और आपको टाइम लाइन के हवाले से बतानी जरूरी थी। तो आपको ये क्लियर हो गया है? मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, बताइएगा जरा। बाकी बताएं। नींद तो नहीं आ गई सबको? हाँ जी, सब बताएं ना, सब बताएं मुझे। जाग रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी, ये तुर्की का था बिल्कुल। नेट का इशू है? किसका नेट का इशू है? नहीं सर, स्लो स्पीड हो तो नींद आ जाती है, आज तो आंखें खुली हैं। अब देखें ना, यही बात है कि स्लो स्पीड हो तो फिर आप, मेरे पास नेट का इशू है सर। अच्छा अनवर, नेट का इशू होता है आपका। चलें, आपका कोई मसला हल करते हैं। ज़्यादा तेज़ पढ़ाएं तो आप कहते हैं कि समझ नहीं आती, और स्लो पढ़ाएं तो आप कहते हैं नींद आ गई है। तो फिर बताएं उस्ताद कहाँ जाए? हम्म। मीडियम पे रहे हैं? अच्छा, तो ये मीडियम को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है ना। वैसे आपको नींद कैसे आ जाती है? जोक्स सुनाते हैं आपको? वैसे नींद कैसे आ जाती है, मुझे नहीं समझ आती है। हमें तो, हमारी तो नींदें उड़ी हुई थी जब हम बेरोजगार थे। हमें तो पता नहीं होता था कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। एक ही था कि यार बस नौकरी लगे, नौकरी लगे, नौकरी लगे, यही थी बस। आपको कैसे नींद आ जाती है? बताएं जी। मेरी राइटिंग स्पीड का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन बाद में अपना लिखा हुआ अक्सर समझ नहीं आता। कोई नहीं, बंदा खुद तो समझ ही लेता है ना। अगर आपने लेक्चर सही लिया हो तो, हिंट भी हो ना, तो फिर बंदा कर लेता है। हाँ जी। बड़े ख्वाब रखा करें, याद रखिए, बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब रखें। ख्वाब देखने में कोई बिल नहीं आता। और दुनिया का जो भी काम है ना, वो पहले ख्याल होता है। ठीक है। रिपीट अब मैं 3 दफा तो कर चुका हूँ। अनवर, आपका नेटवर्क इशू है, चलें आपको फिर मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब रिपीट तो मैं काफी कर चुका हूँ। फिर रिपीट रिपीट होता रहेगा तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये मोटी मोटी डायनेस्टीज आपको पता चल गई हैं। तो अब जो है ना, मजीद हम इसको आगे देखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं वो स्टार्ट करते हैं। ज़रा मुझे बताइए, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना? आज क्लास 10:30 तक भी जा सकती है, इस वजह से ज़रा पानी शानी पी लें, चाय चाय मंगवा लें। ठीक है, थोड़ा हम कवर ज़्यादा करेंगे। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है, ठीक हो गया। बता दे कोई अल्लाह का नेक बंदा, आवाज़ आ रही है? सर एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन जरा ना, फिर लंबी बात हो जाती है ना, क्वेश्चन नहीं ऐड पे सर, कीजिए। शॉर्ट ये सर, मैं पूछ रहा था कि सुल्तान उस्मानी के साथ एक और सल्तनत, मलूक सल्तनत की चीज है उस टाइम। आवाज़ आपकी समझ नहीं आ रही। चलो सर आप, एंड। जी जी, एंड पे कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसको लिख के क्वेश्चन को रख दें साइड पे। ठीक हो गया ये। हाँ जी, ये फिर आप नोट करना है कितनी कवर की। अच्छा, उसके बाद जनाब, जो डायनेस्टीज हैं मजीद जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया।
आज हमने फातमीद पढ़ी हैं, फातमीद के बाद हमने अयूबी देखे हैं, अयूबी के बाद सलेबी जंगें हमने देख ली हैं, और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया को हम थोड़ा बहुत देखें। अब इसके बाद ये ओवरऑल थी। मैंने आपको बता दिया बताया था पहले कि जब इस्लाम आ जाएगा तो फिर हम इस्लामिक डायनेस्टीज को देखेंगे, और जब उसके बाद फिर हम इस्लामिक डायनेस्टी से मजीद अपने आप को बाहर निकाल कर हम बरसगीर की तरफ आएंगे। यानी कि हमारी जो हिस्ट्री की टाइम लाइन थी वो ऐसे थी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पहले हम ओवरऑल बात कर रहे थे, ओवरऑल यानी कि पूरी दुनिया में जहां भी डायनेस्टीज थी हमने देखी, चाहे वो मैसेडोनियन थी, चाहे वो ग्रीक थी, चाहे वो पर्शियन थी, चाहे वो इस्लाम था, जो भी था हमने सारी देखी। उसके बाद जब इस्लाम आ गया तो हमने इस्लाम के हवाले से देखना शुरू कर दी। इस्लाम के हवाले से हमने क्या देखा? इस्लाम के हवाले से हमने बनु उमैया देखा, इस्लाम के हवाले से हमने अब्बासिया देखा, इस्लाम के हवाले से हमने फातमीद को देखा, ठीक है। इस्लाम के हवाले से हमने अयूबी देखे, इस्लाम के हवाले से हमने खिलाफत उस्मानिया देखी। अब यहाँ पर हम इस्लाम पे हमारी तवज्जो थी। अब इस्लाम से बात आगे चली गई। अब तीसरे नंबर पे हमने अपने आप को यहाँ पे बहुत, हमारा जो स्कोप था बहुत ज्यादा वाइड था, ठीक है, बहुत बड़ा स्कोप को हम डील कर रहे थे। यहाँ पे हम स्कोप को थोड़ा सा नैरो डाउन किया, ठीक है, और इसको आप कह लें कि हमने थोड़ा मीडियम मीडियम टाइप हमने इसको लेकर आए, इस्लाम पे आ गए। अब इसको मजीद नैरो हम करते हैं और शुमाल में जब लेके जाते हैं, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस्लाम और बरसगीर। अब हमारी तमाम तर जो फोकस होगी वो इस्लाम, यानी इस्लामिक डायनेस्टीज इन सब कॉन्टिनेंट। अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल आपको क्लियर होना चाहिए, ये टाइमलाइन के हवाले से समझना बड़ा जरूरी है। तो आपने इसी तरह ही प्रिपेयर करना है। बाकी दुनिया जहान की बहुत ज्यादा डायनेस्टीज पढ़ी हैं, रूलर पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। तारीख पे एक एक रूलर पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूं कि आपने पीएचडी नहीं करनी। ये बात ना लिख के अपने कमरे में कहीं लगा दें, पीएचडी नहीं करनी। आपने पीएचडी नहीं करनी, आपको जो मैंने बता रहा हूँ वही करना है। तो ये वो है ओवरऑल गाइडलाइन। आपको ओवरऑल बात हो गई, इस्लाम में जो थी मोटी मोटी वो बातें हो गई। अब इस्लाम और बरसगीर, अब इस्लाम और बरसगीर की जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। उसमें जो पहली डायनेस्टी है हमारे सामने, वो हम उसको लेकर आते हैं, उसका नाम है गजनवी डायनेस्टी, ठीक है, गजनवी डायनेस्टी। ये GH है, गजनवी डायनेस्टी, ठीक है। अब ये जितनी भी डायनेस्टीज है, ये नाम से जाहिर होता है कि इसमें कोई गजनवी या कुछ। क्या नहीं आ रही समझ? हाँ जी, आवाज मेरी कट के आ रही है? ठीक है, ठीक, उनका इशू होगा। रऊफ अपना आप नेटवर्क ठीक करें, आवाज ठीक है। अच्छा, तो गजनवी डायनेस्टी को हम देख रहे थे। गजनवी डायनेस्टी जो है ना, गजनवी डायनेस्टी, ये मैं बता दिया कि अब ये जितनी भी होंगी ये जो इस्लाम और बरसगीर की हम बात करेंगे। ये गजनवी डायनेस्टी जनाब, इसका जो टाइम फ्रेम है ये इसका कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसके जो फाउंडर हैं, जो जिन्होंने इसको कायम किया, उसका नाम है सुल्तान महमूद गजनवी। इनका नाम तो सबने सुन रखा होगा, सुल्तान महमूद गजनवी इसको फोन किया। और सुल्तान महमूद गजनवी साहब जो थे ना, ये 971 CE में पैदा हुए और 1030 में इनका इंतकाल हो गया। ये गजनी, गजनी एक जगह का नाम है, गजनी है, ठीक है, और ये अफगानिस्तान के अंदर है। ये अफगानिस्तान से आते हैं। अभी आपको मैप का तो पता ही है ना कि ये हमारे पास, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ये ऐसे करके भारत है, यहाँ पे कोई बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है। तो ये गजनी एक जगह है, गजनी से यहाँ पे आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर एक जगह होती है, एक टेम्पल होता है, उसका नाम होता है सोमनाथ। सोमनाथ उसको कहते हैं, सोमनाथ का मंदिर। वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्लेस होती है। उसमें जनाब हिंदुओं के हवाले से ना, उसमें बड़े वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, वहाँ पे फैसले होते हैं, और वो रिलीजियस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उसको ख़त्म करने के लिए आते हैं कि इसको मैं डिस्ट्रॉय, जब मैंने इसको कर दिया तो यहाँ से हिंदुओं का जोर टूट जाएगा और मैं इसको ऑक्युपाई कर लूंगा। तो ये सुल्तान महमूद गजनवी इस सोमनाथ को तोड़ने के लिए ना 17 हमले करते हैं, 17 हमले करते
हैं, ठीक है। और ये इसी इनकी एज है, ये जो इनके हमले होते हैं ये तकरीबन 1000 से लेकर 1030, यानी कि इन 30 सालों में ये हमले करते हैं। ठीक हो गया, ये इनके मशहूर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान महमूद गजनवी ये एक तारीखी शख्सियत गुजरी है, उसका नाम है सबुकतगीन। आपने बचपन में कोई कहानियां जरूर पढ़ी होंगी इसकी। सबुकतगीन, वो जो जा रहा था और वो बकरी वाला वाकया, छोड़े उस वाकये को, लेकिन ये वही है। इस मुक्तगीन का बेटा होता है सुल्तान महमूद गजनी। अब ये जो है, ये पहला पहला फाउंडर भी होता है, और ये तकरीबन 1998 से लेकर 1030 तक ये रूल करता है इस काफ़ी सारे इलाके में। यानी कि ये यहाँ पे सोमनाथ पे अटैक करता है, इसके अलावा काफ़ी सारा एरिया जो है ना। अब इसका कोई डिफाइंड एरिया नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इसने ऑक्युपाई किया होता, लेकिन एक काफ़ी सारा जो एरिया था बरसगीर का, ये इसने इस पे काबिज था, इस पे इसने कंट्रोल किया हुआ था इस्लामिक हवाले से। अब ये जब मारा जाता है, इसके बाद एक दो और भी गजनवी आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके साथ ही ये जो गजनवी डायनेस्टी है, ये कह सकते हैं कि आप सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ही अपनी मौत मर जाती है, और इस्लाम की जो प्रेजेंस है उसको जिंदा रखती है। तो ये आपको गजनवी डायनेस्टी के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी है इस हवाले से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गौरी डायनेस्टी। गौरी 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 जो मिसाइल नहीं, पाकिस्तान के मिसाइलों के नाम है जो गौरी, ठीक है ना। वो जो ख्वाजा रिजवी साहब भी कहते थे कि गौरी का बड़ा नाम देते थे, गौरी। तो गौरी डायनेस्टी, ये जनाब इसको फाउंड करने वाले कौन है? इसको फाउंड करने वाले जनाब शहाबुद्दीन गौरी हैं। शहाबुद्दीन गौरी हैं। अब शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है ना ये, और ये गौरी डायनेस्टी काफी बड़ा इनका रूल होता है, और ये काफी सारा एरिया यानी कि बरसगीर पे ये काबिज रहते हैं। कितना एरिया, छोड़ें इस बात को, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। अब इसमें इनकी मशहूर लड़ाइयाँ हैं जो, एक 1191 में और एक 1192 में। इनकी जो हॉरी डायनेस्टी का जो टाइम है ना, वो क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ है, उसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं है। 1192 1191 इनमें ये दो जंगें लड़ते हैं। पहली में ये इनको नाकामी होती है, ठीक है, यहाँ पे लोकल रूलर के साथ। दूसरी में ये कामयाब हो जाता है, ठीक हो गया। और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। हाँ जी, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ ये इन्हीं को शिकस्त देते हैं, ये उनका रूलर होता है ना उस वक्त के, उनका नाम यही होता है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, वो भी जरूरी नहीं है आपको, इस वजह से मैंने नहीं बताया। तो इनके साथ इनकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज के साथ, 1191 में इसमें हार जाते हैं, और 1192 में ये जीत जाते हैं। तो इस पे काफी सारा एरिया पे ये कंट्रोल करते हैं। फिर शाहबुद्दीन गौरी जब बेचारे शहीद हो जाते हैं या आई मौत में मर जाते हैं, उसके बाद फिर इनके दो तीन और भी रूल आते हैं, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जाने के बारे में जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। और उस वक्त क्या होता है कि इनके जो फौज होती है ना, उनके एक जर्नैल होते हैं, ठीक है। और वो जो जर्नैल होते हैं उनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये असल में गुलाम होते हैं, यानी उस वक्त के गुलाम के, किसी गुलाम के बेटे होते हैं, गुलाम के गुलाम को, बेटे को गुलाम ही कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये बड़े काबिल होते हैं, ये पहले फौजी भर्ती होते हैं, होते होते जर्नैल बन जाते हैं। तो ये इनकी जो शहाबुद्दीन गौरी की जो सल्तनत है, उसमें जर्नैली के फराज सर अंजाम देते हैं। तो जैसे इनकी जो गौरी डायनेस्टी कमजोर होती है, तो ये क्या करते हैं, ये गौरी डायनेस्टी को टेक ओवर कर लेते हैं, और अपनी एक डायनेस्टी बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलूक, ममलूक, ठीक है, ममलूक, ममलूक ऐसे गुलाम को कहते हैं जो कि मुसलमान हो, मुसलमान गुलाम, उसको ममलूक कहते हैं। तो ममलूक डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। इसकी जो डेट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब जो गुलाम ये हैं आपके जो गुलाम डायनेस्टी है, ये 1206 में कायम होती है, ये 1206 में कायम होती है, और ये 1206 से लेकर 1290 तक ये रहती है। 1206 में कायम होती है और 1290 तक रहती है, ठीक है। ये 1192 में एक लड़ाई में हार जाते हैं ये पृथ्वीराज से, और 1192 में जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीत तो जाते हैं, लेकिन काफी सारा इलाका भी इनके कवर में होता है शाहबुद्दीन गौरी के कंट्रोल में। लेकिन फिर ऐसा ऐसा ये कमजोर होते जाते हैं, होते 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 ये खत्म हो जाती है, और इन्हीं के जर्नैल इन्हीं को ही शिकस्त देकर जनाब क्या कर जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं, और गुलाम डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं, जो कि 1206 से शुरू होती है और 1290 में रहती है।
ठीक है। और ये 12 याद रखिएगा, और इसको ना फाउंड करते हैं, उसको कहते हैं गुलाम डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। और ये बरसगीर के पहले रूलर होते हैं जो कि गुलाम होते हैं, इनके जो अबाउजाद गुलाम थे, और देख लें आप, गुलाम था और वो जनाब बन गया रूलर, तो ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट स्लेव जो रूलर रहे, रूलर थे उनके बरसगीर के, वो यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बड़ा काबिल बंदा था, फौजी से देख लें कहाँ से कहाँ तक। ठीक हो गया। अब इसको मजीद हम आगे लेके चलते हैं। मुझे जरा ये बता दें कि आपको ये बात, जितनी मैंने अभी तक बातें बताई हैं, ये क्लियर हो गई हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ जी, बाकी जी बताएं मुझे। सर इसकी सर एक्सक्यूज मी। हाँ, जी जी। सर ये वही है कुतुबुद्दीन ऐबक जिनके बेटे थे शमसुद्दीन अल तुतमिश तमश क्या था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही है। आप देखें ना, और सरप्राइज ना खराब करें। अच्छा अच्छा पूछ रही थी। अच्छा अच्छा। तो वो सरप्राइज रहे। ठीक है। और ड्रामे में अगर ड्रामे की किस्त चल रही है, तो अगर आपको नए दूसरी किस्त की कोई तस्वीर आ जाए तो मजा खराब हो जाता है ना। तो आप मैं समझी आपने खत्म कर दिया स्लेवरी डायनेस्टी। नहीं 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 नहीं, अभी तो इसकी सिर्फ टाइम लाइन आपको बताइए। ठीक है। अच्छा, तो गुलाम डायनेस्टी है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये बड़े, मैंने आपको बता दिया, काबिल किस्म के शख्स थे, गुलाम थे और जनाब रूलर बन गए। ठीक हो गया। अब ये जो डायनेस्टी है, ये 1206 में, इनकी डेट्स दोबारा कह रहा हूँ, ये डेट्स लाजमी याद करनी है। ठीक है। गुलाम गुलाम डायनेस्टी की आपको बता दिया कि ये 1206 से लेकर 1290 तक रही है। ये जो डेट्स हैं 690, ये लाजमी आपको पता होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बुनियाद रखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना बेचारा, ये पोलो पोलो खेल रहा था। ठीक है। पोलो का पता है आपको? पोलो एक गेम है। और ये कैसे खेली जाती है, जरा मुझे पूछ लूं वैसे, पोलो कैसे खेली जाती है? सर ये हॉर्सेस के ऊपर जो खेली जाती है। हाँ जी, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, पोलो को? पोलो को उर्दू में क्या कहते हैं? सर पोलो ही कहते हैं। नहीं। यस, चौगान कहते हैं इसे। सही बताया जिशान ने। ठीक है, चौगान इसको कहते हैं। तो ये मतलब ये इस तरह के सवाल अभी पेपर में पूछ लेते हैं ना पीपीएससी वाले, तो बादशाह हैं, आपको पता है। और हमने जनरल नॉलेज के खिलाफ जो, जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए जो एक बाउंड्री बनाई है ना, पहले दिन मैं आपको बताया था, ये एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री है। ये इसे एक्सटेंड आपको करना पड़ जाता है जब इस तरह के सवाल आ जाते हैं। पीपीएससी में कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अपोलो, ये बेचारे खेल रहे थे और घोड़े पे थे, और उन्हीं के दरमियान में इनकी घोड़े पे खेलते हुए जनाब इनकी डेथ हुई है। ये भी सवाल आया हुआ था किसी पेपर में कि इनकी डेथ कैसे हुई है, तो ये पोलो खेलते खेल रहे थे और घोड़े पे इनकी डेथ हुई है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। जी, गौरी डायनेस्टी का कोई जो वासी पीरियड है वो नहीं है कि मैंने आपको बताया पहले। इनके बारे में कुछ है कि 1100 से शुरू होती है, कुछ ने लिखा है कि 1100 1000 से शुरू होती है। तो उसके कोई वाज़ेह टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा है, मुझे वाज़ेह इसमें टाइमलाइन नहीं मिली। बस आपको आइडिया हो ये किस टाइम की है, बस, बाकी जरूरी नहीं है। अच्छा, तो आपको बता दिया कि जनाब जो ये थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। अब ये पोलो के बाद ये बेचारे मर गए और ये काबिल थे। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बने गुलाम डायनेस्टी के, अब ये डायनेस्टी है तो डायनेस्टी के मतलब इनके बेटा हुई। इनका बेटा था, का नाम था आराम शाह। आराम शाह थे। आराम शाह उसके बाद जनाब शमसुद्दीन अल्तमश, ये तीसरी पीढ़ी जो इसकी है, शमसुद्दीन अल्तमश। इसको अल्तमश के नाम से याद रखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं इस डायनेस्टी में, ये बड़े अहम है अल्तमश। अब अल्तमश जो थे ना, ये बड़े काबिल बंदे थे। और इसके काफी सारे बेटे थे। और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। और इन्होंने अपना अपना इक़्तिदार है ना, वो अपनी बेटी को सुपुर्द किया। इसने कहा कि मेरे जो बेटे हैं वो नाअहल हैं। और रजिया सुल्ताना पहली खातून थी तारीख की जिन्होंने बरसगीर की रूलर बनी है।
आप इमेजिन करें कि 1206 की बात है, आज भी अगर कोई रूलर हो ना खातून, तो मैं और आप जनाब मर्द हजरात खास तौर पे, हमें तो हैजा हो जाता है और मरने वाली कैफियत हो जाती है कि यार औरत कैसे बादशाह बन गई या रूलर बन गई, हमें तो अब भी हजम नहीं होता। तो आज से इतने अरसा साल पहले क्या कैफियत होगी, लेकिन कमाल देखे कि उसने उसको नॉमिनेट कर दिया था अल्तमश ने। तो रजिया सुल्ताना, ये बात याद कीजिएगा कि ये पहली खातून जो हैं जो कि बरसगीर की रूलर रूलर रही हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अरसा रही, 1-2 साल, फिर इनको अपने भाइयों ने बेचारे वो मरवा दिया था। ठीक हो गया। अब उसके बाद मुख्तलिफ रूलर आते रहे हैं और उनकी कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। और इसके आखिरी जो रूलर थे गुलाम डिनेस्टी के, उनका नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद। अब इन डायनेस्टी के हवाले से आपने ये याद रखना है कि इनका एक तो आपको ये टाइमलाइन का पता होना चाहिए, दूसरा इनके फाउंडर कौन से थे, पहला नंबर यानी फर्स्ट उनका और लास्ट, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उनके टाइम की है, बस। बाकी कोई ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। तो ये गुलाम डायनेस्टी इतनी कुछ है, 1206 से 1290 तक थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कायम की, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मर गया। उसका जनाब आगे आराम शाह आता है, आराम शाह के बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बाद अल्तमश आता है, अल्तमश बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसने बड़ी डेवलपमेंट्स की, बड़ी रिफॉर्म्स की, जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बेटी एक थी रजिया सुल्ताना, उसको पावर मिली, वो पहली खातून थी बरस की रूलर की, और आखिरी इनके हैं मुइज़ुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद ये डायनेस्टी कमजोर होती गई, होती गई, होती गई, और जो है ना खत्म हो गई। और ये याद रखिएगा, ये जितनी भी डायनेस्टी मैं बता रहा हूँ अभी, खैर मैं बाद में बताता हूँ, अभी फिर आप नोट कर दीजिए गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी के बाद जनाब आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनास्टी, ये जहां पे खत्म होती है ना 1290 में, तो ये उनको टेक ओवर करते हैं। और 1290 से लेकर ये जनाब चले जाते हैं 1320 तक, ये थोड़ा अरसे के लिए रहती है। और ये याद रखिए कि जितनी भी डायनेस्टीज है ना, ये बरसगीर पे थी। अब बरसगीर मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे बांग्लादेश है, सारा। अब इसमें किसी ने ये इतने पे कब्जा किया हुआ था, किसने इस पे कब्जा किया हुआ था, ये डिफरेंट किस्म का कब्जा था। फुल्ली कोई कोई एक भी इनमें से काबिज नहीं था पूरे बरसगीर में, लेकिन जिसमें मेजोरिटी भी कब्जा किया हुआ था, और खास तौर पे जो कैपिटल दिल्ली पे कब्जा किया हुआ था, तो हम उसको उस डायनेस्टी को ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस बरसगीर पे इस तरह इंपॉर्टेंट रही है, ये मुसलमान थे सारे, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। मुसलमान हैं और बरसगीर की बात हो रही है। तो खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रही है। इसके जो इनके कायम करने वाले हैं, उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इनको जनाब कायम किया। ठीक है। और उस वक्त जो थे ना, वो काफी जंगें शंगें चल रही थी इनके आपस में, बड़ी मुश्किल से इनको उन्होंने बड़ा मैनेज किया। तो ये इनकी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इन्हीं के टाइम में आगे जाके इनका एक और जो इनके शजर नस्ब में आता है शहजादा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ये तारीख में थोड़ा बहुत जाना पहचाना जाता है इस वजह से कि उस वक्त बड़ी महंगाई हो गई थी, लोगों के बड़े हालात खराब थे। तो उसने प्राइस को कंट्रोल करने का ना एक मैकेनिज्म बनाया था, इस वजह से इसको याद किया जाता है। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से किसकी रिफॉर्म्स जो है ना वो बड़ी तारीखी रही हैं। तो ये जनाब तारीखी रही है, किसकी रही है, तारीखी रही है आपका ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक हो गया। तो उसके बाद जनाब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये। जी बताइए जरा। अलाउद्दीन खिलजी तक। सर हाँ जी। सर ये जो थे अल्तमश थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पोते थे। ये अल्तमश जो है ना, ये देखना पड़ेगा वैसे, मैं श्योर नहीं हूँ। ये बेटा मेरे ख्याल था या से होते ही थे, क्योंकि ये डायनेस्टी में ऐसे ही होता है, या बेटा होता है या भाई होता है या इस तरह करीबी कोई होता और फिर आगे ये जो रजिया सुल्ताना है, ये अल्तमश की बेटी थी। है। हाँ जी, ये अल्तमश की बेटी थी, ये क्लियर है। अच्छा। बाकी उसका चेक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। वो सर जरूरी ये जो नहीं है, आपने जो आपको नहीं बताया वो जरूरी नहीं है। हाँ जी।
सर ये आपने जो उमरुद्दीन पता नहीं मोहम्मद लिखा है सर, ये इसके बारे में जरा बता दीजिए। किसका नाम? उमरुद्दीन? जी सर, ये क्या लिखा है? मेरे भाई मोइजुद्दीन अलाउद्दीन। मोहम्मद, ये मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको ना, लिखा करें आप, उस वक्त आपको क्लियर होगा। मोइजुद्दीन अहमद, मीम एन जे और दीन मोहम्मद। सर ये इनके बारे में जरा काइंडली बता दें, इनकी आपने क्या बात की थी? जी, इसके बारे में आपको ये बताया था कि मोइजुद्दीन जो साहब है ना, ये आखिरी थे उनके, ये कौन से हम पढ़ रहे हैं, गुलाम डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे बस। ओके ओके सर, मेहरबानी। तो ये डायनेस्टी की टाइम फ्रेम पहला आखिरी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से इनको जाना जाता है। ठीक है। और आखिरी जो रूलर थे ना, उनका नाम था मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। वो किस डायनेस्टी की बात हो रही है? खिलजी डायनेस्टी के आखिरी रूलर मुबारक शाह थे। इसके बाद इनका भट्टा बैठ गया इस डायनेस्टी का, और मुबारक हो गई इनको नाकामी। ठीक हो गया? और इसके बाद इस डायनेस्टी को जो टेक ओवर किया उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी जहां पे ये खत्म हुई तो वो शुरू हो गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुगलक। ठीक हो गया? तो जैसा कि हमें पता है कि खिलजी 1320 में खत्म हुए थे, तो ये 1320 को ये आ गए खैर से, और ये 1414 तक रहे हैं। तो तुगलक डायनेस्टी को किसने, इसके जो फाउंडर है जनाब, इसको गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर है। गयासुद्दीन तुगलक। अब आप कहेंगे सर इतने ज्यादा हैं तो इनको कैसे याद करें? तो मेरे भाई बस को रट्टा मारें, जैसा भी है, क्या करें, कोई हल तो नहीं है। तो इसको सुबह शाम और दिन को इसकी फक्की खाएंगे ना, याद हो जाएंगे। ठीक है? तो उसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, ये इसने ये कायम की। ठीक है? और उन्होंने रिफॉर्म्स भी बड़ी की बस। और इसके बाद जितने भी बाकी आए हैं ना, वो छाना बुरा थे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट थे, कोई खास इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर है भी सही तो पीपीएससी वन पेपर के हवाले से नहीं है। ठीक हो गया? एक तारुफ ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एजेंसी है जो 1414 में टेक ओवर करने वाली, वो है, उनको हम कहते हैं सैयद डायनेस्टी। इसको सादात डायनेस्टी भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सैयद सादात भी कहते हैं उनको। वो 1414 में जनाब इनको टेक ओवर करके आते हैं, और ये 1491 में रहती, 51 तक रहती है। इसके जो फाउंडर हैं वो सैयद खिजर खान है। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। सैयद खिजर खान साहब जो है ना, ये इनके फाउंडर है साद डायनेस्टी के। और इनके आखिरी जो है ना, वो अलाउद्दीन शाह साहब हैं। अलाउद्दीन शाह साहब इनके आखिरी रूलर हैं। ठीक है? पहला आपको पता होना चाहिए इसका खिजर, बस। इसका भी पहला, इसके आखिरी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सैयद खिजर खान जो है ना, इसके फाउंडर हैं, और अलाउद्दीन आखिरी थे बस। इसके अलावा कोई खास इनकी कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है। इनको जिसने टेक ओवर किया है वो जनाब है लोधी डायनेस्टी। तो जहां पे ये खत्म हुए तो वो आ गए लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी जो है ना, ये जहाँ पे 1451 से शुरू हुई, और ये 1526 तक रहे। और इसकी जो बुनियाद रखी वो रखी जनाब बहलोल खान लोधी ने। बहलोल खान लोधी ने। ठीक है? बहलोल बहल से नहीं होता, बहल से याद कर लें। ठीक है? लोधी से बहलोल खान लोधी हो गया। तो इसने इसकी बुनियाद रखी। ये बड़े कामयाब थे और बड़े काबिल किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे बरसगीर के हवाले से। ठीक है? और रहे हैं। और इसके आखिरी जो रूलर थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ये 1526 तक रहती है। 1526 में क्या होता है? 1526 में एक जगह है पानीपत के नाम से। पानीपत के नाम से। आज का जो भारत है ना, भारत, उसका कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली के शुमाल की तरफ अगर आप चले जाए तो 90 किलोमीटर ऊपर जाए ना, तो एक जगह आती है, उसका नाम है पानीपत। ये तारीखी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत, ये कोई शरबत नहीं है पीने वाला, ये जगह का नाम है पानीपत। तो ये पानीपत जो है ना, पानीपत 1526 में क्या होता है पानीपत में, ये जो इब्राहिम लोधी हैं, आखिरी रूलर हैं लोधी डायनेस्टी के, इनकी लड़ाई होती है
जनाब जहीरुद्दीन बाबर के साथ। और बाबर जो है ना, ये आते हैं अफगान से, अफगानिस्तान से। ठीक है ना। सारे रूलर, जितने भी रूलर आए ना, ये सारे अफगानिस्तान से हैं। तो बाबर के साथ एक लड़ाई होती है 1526 में। बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ होती है, और इब्राहिम लोदी को ये शिकस्त देते हैं और यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। और यहाँ से एक और डायनेस्टी की बुनियाद रखी जाती है, जिसको कहते हैं मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये मुगल इरा भी कहते हैं, जो 1526 में ही शुरू होता है और 1857 तक रहता है। हाँ जी, क्लियर हुआ है यहाँ तक, के नहीं क्लियर हुआ? कोई कहानी बन रही है या नहीं बन रही है? पहली भी उड़ गई है फिल्म? जरा बताइए मुझे चैट में। खिचड़ी बन गई है, कोई नहीं खा रहे। ये एक दफा जब आप खिचड़ी दो पका लेंगे, फिर दोबारा खाएंगे 2-3 दफा, तो फिर बाद में आपको याद हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग है ये। तो ये चीजें कवर करते जाएंगे। और हाँ ये बात है, नोट्स बनाएंगे तो बिरयानी बनेगी। ठीक है, शुरू में तो खिचड़ी बनती है, फिर बिरयानी बन जाती है। बाकी बताएं जी। बाकी को नींद आ गई है मेरे ख्याल में, वो पानीपत को शरबत समझ के और रूह अफ़ज़ा समझ के पी गए हैं। बताएं जी बताएं। चले, चाय पी लें, इसको चाय समझ लेंगे फिर वो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर मुगल एरा शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। जो मुगल एरा है उसको हम, अब बताइए जरा, मुगल एरिया को भी खींच दें या उसको कल पे लेके जाएं? बताइए जी। आज ही कर लें। अच्छा चलें जी, इसको ज्यादातर वोट कल के उसमें है, ये ना हो कि मुगल एरा फिर रात को आपको यही जो है ना, कभी आपको बहलोल खान लोधी मिलने आया हुआ होगा, और कभी आपको जनाब गयासुद्दीन तगलक आया होगा, और कभी जनाब जहांगीर आया हुआ होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको कल करते हैं। हाँ जी। आज का लेक्चर बड़ा कम्प्रिहेंसिव था। उसमें हमने अब्बासिद डायनेस्टी से लेकर के, यानी कि जो अब्बासिद डायनेस्टी है, और 1000 से जो टाइम लाइन थी, उससे हमने स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा रिकैप आपको कर देता हूँ। उसमें हमने शुरू में कुछ डायनेस्टीज को देखा। सबसे पहले तो हमने उसमें जो कुछ टाइम के लिए रही हैं यहाँ पे, सल्जोक डायनेस्टी, उसको देखा। उसके बाद हम फातमीद डायनेस्टी को देखा। फातमीद के बाद हमने अयूबीज को देखा। अयूबी के बाद हमने क्रूसेड्स, जो कि सलेबी जंगें हैं, ये इनको देखा। ये तकरीबन 11वीं 12वीं सदी में रही हैं। और सलेबी जंगें काफ़ी सारी हैं, ठीक है, और इसकी बहुत लंबी लंबी कहानी है, इस पर किताबें लिखी गई हैं, बस मैंने आपको ब्रीफ से बता दी है। और उसके बाद जो सलीबी जंगें हो गई, उसके बाद हमने आगे अपनी आ गए जनाब इस्लाम और बरसगीर पे। तो पहले पहले हमने देखा कि हम गजनवी डायनेस्टी को देख लिया। गजनवी के बाद हमने गौरी को देखा। गौरी के बाद हमने गुलाम डायनेस्टी को देखा। गुलाम डायनेस्टी के बाद जनाब कौन सी हमारी खिलजी डायनेस्टी को देखा। खिलजी डायनेस्टी के बाद हमने तुगलक को देखा। तुगलक के बाद हम सैयद को देखा। सैयद के बाद लोधी को देखा। लोधी के बाद हमने मुगल एरिया को देखने की मैंने कोशिश की, लेकिन आपने कहा बस वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो आज के टाइम में ये कवर किया। इंशाल्लाह हम कल मुगल जो पीरियड है उसको देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को देखेंगे। और इसके साथ ही हमारा जो हिस्ट्री है उसका इंशाल्लाह कमरा तैयार हो जाएगा। और फिर 1857 से ऑनवर्ड जो पाकिस्तान स्टडीज़ की है, जो
जो प्री पार्टीशन तारीख रही है उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे और वो कवर करने की कोशिश करें। तो ये तमाम जो कहानियां हैं, आज तक हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1526 तक आपके सामने कहानी रखी है। आप मुझे बताएं कि कहानी जो है ना, आपको पिक्चर बन रही है जहन में या नहीं बन रही, ये मुझे बताइए। हाँ जी, तो पिक्चर बन रही है आपको? हाँ जी, पूरी मूवी बन रही है। तो फिर आप इंशाल्लाह ताला ये जब हम कर लेंगे ना, ये सब्जेक्ट अपना कवर कर लेंगे, फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी मैं लूँगा आपसे। ठीक हो गया ना? तो आपने उसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं बतानी, आपने बस ये बताना है कि हमने यहाँ से शुरू किया, ये पढ़ा, ये आपने बताना होगा। तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई वो कनेक्टिविटी जो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था वो हो गई है। ठीक हो गया ना? और पहले दिन मैंने आपको एक बात कही थी कि हिस्ट्री कनेक्टिविटी का नाम है, और जब उसमें कनेक्टिविटी नहीं होती तो हिस्ट्री बोरिंग लगती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को कनेक्टिविटी इंश्योर की जाए, ताकि आप इस हिस्ट्री से तंग ना हो जाए। ठीक हो गया? हाँ जी, और कोई किसी का कोई सवाल इसके हवाले से, या वैसे कोई बात किसी ने करनी हो तो 4-5 मिनट बात कर लेते हैं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। जी सिद्धरा, कुछ पूछना है आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था, मैं काफ़ी दिन से पूछना चाह रही थी लेकिन फिर दरमियान में क्लासेस नहीं हुई। सर हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे आपने बुक्स भी रेकमेंड की हैं, जी तो जी आप हमें लेक्चर में बार बार कहते हैं कि ये वाली बात है, जितनी मैंने आपको बताई है आपने उतनी ही करनी है। सर जो हमने बुक्स पढ़नी है उसमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जो हम अपने नोट्स में शामिल करें, तो सर वो कैसे पता चलेगा कि ये हमने ऐड करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या जितना आपने करा दिया है सिर्फ यही करना है, वो आप सिर्फ हमारी मतलब एक जो है, जैसे आप कहते हैं कि मैं पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए है। इस पे जी थोड़ा सा बताएं देखिए, कि अगर बुक्स है जैसे हम रीड करते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें से हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे रेलिवेंट है। जैसे आपने कहा कि चीजों को एलिमिनेट करना सीखे, तो उसमें से हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि ये हमने देखिए। नहीं करना, और जी ये जी हमने। जी जी, अब नेक्स्ट और भी सवाल है, ये बस ये की है? नहीं सर, ये इसी को आप पहले थोड़ा सा बता दें फिर उसके बाद। ठीक है जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। इसका देखें, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, जो आपको बुक्स भेजी हैं, वो आपने A to Z पढ़नी है। एक एक चीज उसमें से भी पॉइंट्स आप निकालें, जरूर निकालें। ठीक हो गया? उसमें ये नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें। मैं आपको इस कुछ चीज़ें स्किप कर देता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये टाइम लाइन है, और उसमें ये बातें ज़्यादा डिटेल से नहीं करनी। तो लेकिन वो जो बुक्स आपको मैंने भेजी हैं, जो 6th 7th 8th क्लास की, उसकी आप वर्ड बाय वर्ड अच्छे तरीके से पढ़िए। जो नोट्स भेजता हूँ तो उसको वर्ड बाय वर्ड एज इट इज़ पढ़ना होता है, और उसमें से भी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं कोई इंपॉर्टेंट, तो वो ज़रूर उसमें शामिल करें। कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक हो गया? लेकिन अगर आप ये जो एरियाज मैं अब आपको कवर कराता हूँ, इसी को ही अगर आप उस बुक्स में देखते हैं, और इसी को ही अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इनफ है। मजीद इसमें ऐड करने की ऐसा जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका मकसद ये होता है, सर इंपॉर्टेंट कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, जो मैंने चीज़ें आपको कवर कराई है ना, इसी डायमेंशन में जो चीज़ें वहां पे आपको मिलती है, मिसाल के तौर पर लोधी डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको 3-4 रूलर्स बताए, इसकी टाइमलाइन बताई, आपको बताया ये आपने करना है। इसके अलावा ये आपको लाजमी करनी है। पहली बात तो ये कि ये जो मैंने आपको बताई है, और इससे रेलेवेंट जो आपकी बुक में आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिसके रूलर्स हैं, या आपको नहीं बताई, वो आप कर लें, दैट इज गुड। ना करें, कोई मसला नहीं है। अब आपको समझ में आई है? जो मैं लेक्चर में कवर कराता हूँ यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को अंडरस्टैंड वहां से कर लें, और उसको अच्छे तरीके से आपकी एक जब डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और बंदा प्रिपेयर भी हो जाती है। तो उसी तक रहें बस। ज़्यादा अगर कर लें तो ठीक है, लेकिन
अभी आप इनिशियल फेज में हैं, तो मैं कहूँगा कि छोड़ें उसको। जो चीज़ें कराई हैं इसी पे फोकस करें, ये काफ़ी है। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अभी आप उनके रूलर्स को देखें तो अभी ये जो तुगलक है, पता नहीं कितने रूलर है, वो मुझे खुद नहीं आते। तो वो उसको छोड़ें आप, उस चक्कर में फिर आपकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो जितना कवर कराया जा रहा है यही कर लें तो मोर देन नफ है। ठीक हो गया सिद्धरा? आपको ये मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर, हो गया क्लियर। यही पूछना चाह रही थी कि जब हम मतलब अभी तो जो लेक्चर लिखते हैं वो तो रफ लिखते हैं, फिर जब नीट करते हैं तो मैं इसलिए पूछा ये क्वेश्चन कि नीट कर रहे हैं ना, अगर कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है तो वो इन वाले जो आपके नोट्स हैं उनके साथ साथ हम ऐड करते जाएं। अगर वो नहीं। बुक्स मतलब जी रीड जी। तो करनी है, उसको रीड तो करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि उस बुक्स में से भी लिखना है तो फिर वो साथ साथ अपने नोट्स में ऐड करते जाए ना। लेकिन सर ये है कि जो अगर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपने हमें क्लास में बता दिया, इससे रेलिवेंट होता है बुक में, बिल्कुल है रेलिवेंट है, उससे चीजें और क्लियर हो जाती हैं। कुछ एक दो चीजें वहाँ पे है हाईलाइटेड भी हुई होती हैं, तो फिर उस पे थोड़ा सा मुझे था कि क्या ये ऐड करनी चाहिए या जितना सर ने बता दिया वो इनफ है। जो आपने लेक्चर देते हैं वो तो वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश होती है कि उसको लिख लें सारा। जी नहीं, वो तो करें, वो एडिशनल चीजें हैं ना, वो उसमें आपको काम आ सकती हैं। उसमें रंग आप वक्तन फक्तन भरते रहेंगे। लेकिन अभी इनिशियली जो है ना, आप जस्ट एक दफा स्ट्रक्चर तमाम बिल्ड कर लेना, तो फिर बाद में बेशक उस पर मिलेगा तो आप कीजिएगा। असल में मैं आपको ना वो इम्पोर्टेंट तो कुछ बातें उसमें भी होती हैं नो डाउट, लेकिन मैं अगर आपको वो कह दूं तो फिर आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट को छोड़ के लीस्ट इम्पोर्टेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे, और थोड़ा डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आप एज इट इज़ जिस तरह मैं आपको उंगली पकड़ के बता रहा हूँ तो उसके साथ चलें। जब 4 महीने हो जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, तो फिर एडिशनल चीज़ें पढ़िएगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक हो गया? और जी किसी का कोई सवाल? हाँ जी, बाकी सारे। किसी का कोई सवाल? किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो, बताइए ज़रा। सर आपके जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आप जो है ना अपना सस्पेंस भी दूर कर सकते हैं। पीपीएससी की किताब उठा लें पास पेपर की। इंशाल्लाह जब हम, अभी तो हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जब सारे कवर कर लेंगे फिर आप उठाइएगा और उसमें देखिएगा कि सवालों का स्ट्रक्चर क्या है, सवाल क्या है। और जिसने पास पेपर पढ़े हैं तो वो तो बता ही सकता है। अब इसमें कुछ लोग बड़े सीनियर किस्म के हमारे साथ लोग हैं। अगर हमारे पास क्लास में अभी कोई है तो मैं आपसे ना ये किसने पेपर दिए हुए हैं ज़्यादा? उसामा ने गालबन कुछ ना कोई पेपर दिए होंगे, या और अगर किसी ने पीपीएससी के पेपर दिए हैं तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि ये यही डायमेंशन और सारा कुछ यही होता है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। सर पेपर दिए तो नहीं है, लेकिन जो पास्ट पेपर्स पढ़े हैं, तो मैं अभी सिद्रा के पॉइंट को थोड़ा सा वो कर रही थी कि अगर आप पास्ट पेपर देखें ना तो आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि ये जो सर करवा रहे हैं और जो हम नोट्स में पढ़ते हैं उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको हम हमें हमें खुद ही फील हो जाता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, हमने इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाना, टू दी पॉइंट रहना है। और पेपर में इस तरह का सवाल आया पड़ा है, फला जगह पे आया पड़ा था, फला पेपर में। तो ये थोड़ा सा जब पेपर्स को स्टडी करेंगे ना, फिर इनको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि हमें किस लेवल तक रह के उस चीज को पढ़ना है। वही आ वाली बात है कि पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि बुक में तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच में लिखा हुआ होता है ना, हमने उसको ऑब्जेक्टिव सेंस में लिखना है, मतलब उसमें फैक्ट निकालने हैं। तो वो इसलिए उनको थोड़ा सा हो रहा है कि हाँ, चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो जब उसको पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें ना, तो फिर उसमें से सिर्फ हमें फैक्ट्स निकालने हैं। तो वो फिर आराम से खुद ही फील हो जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हमने हाईलाइट करना है और इस चीज को नहीं करना है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छे तरीके से अपने जो मैंने कमी बेशी छोड़ी वो शहर ने कवर कर ली। कि आप पास पेपर उठाकर देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ों को करना है और किसको नहीं करना, ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जी, और कोई सवाल शहर, आपका कोई सवाल या किसी और का? ठीक हो गया।
ठीक है जी, मकसद हमारा ये है कि मैं आपको जो है ना, जब ये सेशन शुरू हुआ तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि सर आप इम्तियाज साहब की किताब कराएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें रटवानी नहीं है, मेरा मकसद आपको चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर करना है। और जहाँ पे रटवाने की बात है, कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना होता है, तो वो मैं बताता भी हूँ और वो करनी भी होती हैं। लेकिन जब आप एक कनेक्टिविटी के साथ चीज़ों को देखते हैं तो वो सी बातें आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता, वो खुद ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा ये काम है। बाकी आप कहें कि मैं जहाँ पे रट्टा लगवाऊँ और वो तो फिर टीचर तो ना हुआ ना, फिर तो कोई कोई भी रट्टा रट्टा लगवा सकता है। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 8:30 बजे। ज़रा तशरीफ़ ले आया करें। 8:30 का मतलब 8:30 ही होता है। ठीक है, 8:40 नहीं होता, 8:35 भी नहीं होता। तो 8:30 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और पहले मैंने बता दिया कि अब थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। तो ज़रा कापियाँ किताबें और इसको स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि हमने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कवर करनी है और बहुत सारे मज़ामीन हैं, बहुत कुछ कवर करना है। और यही कोशिश है कि आप मैक्सिमम सीखें, मैक्सिमम सीखें, मैक्सिमम सीखें, और आप एक बेहतरीन सी जॉब ले लें बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि आप एक अच्छी जॉब ले लेंगे, मुझे मैसेज भेजेंगे कि सर हम रिकमेंड हो गए हैं, हमारी जॉब हो गई है। बस आपके उस्ताद के लिए यही काफ़ी है बस। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह।